हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। लॉकडाउन का टाइम है, टाइम को बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, है कि नहीं? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड वो कोर्स है रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट जेई एनसीडब्ल्यू 2020 के लिए है। आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितना भी लॉ है, थर्मोडायनेमिक लॉ है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, हीट इंजन का एफिशिएंसी वगैरह वगैरह सारे चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम इसको देखते जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या फिर आगे आने वाला टाइप का कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। स्पेशली नीट एंड जेई मेन के बच्चों के लिए है, एडवांस वाले भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नीट एंड जेई के जो बच्चे हैं इस कोर्स से आप अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइएगा। एक एक करके जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। 1 घंटे के अंदर में थर्मोडायनेमिक्स को मैं खत्म कर दूंगा। और आपको प्रीवियस क्लास में मैंने केटीजी के बारे में पढ़ाया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि केटीजी में हमें बहुत चीज हमें मिला है। और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स देख के आप फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों यही चैप्टर है। और इवन नीट जेई दोनों एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड टाइप का रहता है। आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। और हाँ बच्चों, ये वीडियो एंड तक देखना, इसको मैं बोलता हूँ हमेशा, ऑनलाइन उसको देखो। आपको जब टाइम मिले, उस टाइम में आप उसको अच्छे से देखो, आराम से देखो, है ना? पढ़ाई कर रहे हो ऐसा तरीके से उसको देखो, ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक आ रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मल इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, इसको हम लोग एक्चुअल में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, मानो कि एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे है और उसके साथ हमने कुछ कनेक्शन लगाया है, दूसरा कंडक्टर या फिर जो भी है उसके साथ हमने कनेक्ट करा, जिसका बॉडी टेम्परेचर T2 है। तो जिस मान लेते हैं हमारा T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा, T1 से T2 तक यहाँ पे हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हीट फ्लो होगा T1 टू T2, इसका मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर या हॉटर टेम्परेचर टू कोल्डर बॉडी पे ये अपना टेम्परेचर को, अपना हीट को फ्लो कराएगा। और यही होता है हमारा हीट निकालना होता है। हीट इटसेल्फ इज अ पैरामीटर जो एक्चुअली डिफाइन करता है फ्लो ऑफ हीट को। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब ये कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये हीट फ्लो होते रहेगा, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए, जब तक आपका T1 इक्वल्स टू T2 ना आ जाए। ये बॉडी 1 है मान लेते हैं, ये बॉडी 2 है। तो जब ये T1 इक्वल्स टू T2 बन जाएगा, एक सिचुएशन में, एक टाइम पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बात समझ में आया? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोले कि ये T2 है, तो हम हीट को फ्लो करा रहे हैं T2 टू T1 पे, तो उस सिचुएशन में नॉर्मली वो टेम्पर ऐसा हीट फ्लो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है। इसका मतलब आपको एक्सटर्नली वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन साइकिल में। जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी में हमें हीट सप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमें एक एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज हम एक एक करके इसमें इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, है ना बच्चों? तो हमारा दूसरा जो टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में क्या हो रहा है। हमें गैसेस सिस्टम है, एक सिस्टम है, गैस का एक सिस्टम है। तो हम केटीजी में पढ़ा था, गैस का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम का एक स्टेट होता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एक स्टेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक स्टेट बोलते हैं।
और इसको हम लोग बोल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये कोई भी एक जो गैसियस सिस्टम है उसका स्टेट चेंज हो सकता है। मानो S1 टू S2 पे ये स्टेट चेंज हुआ, कुछ ना कुछ हुआ होगा, एंड कुछ ना कुछ जो हुआ था उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब किस कैसे आप एक स्टेट, एक गैसियस सिस्टम को, एक गैस का सिस्टम को स्टेट S1 से S2 में इसको कन्वर्ट कराते हो, और उस प्रोसेस को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे बोला द प्रोसेस व्हिच चेंजेस S1 टू S2, मतलब स्टेट 1 एक स्टेट 1 से दूसरा स्टेट में कन्वर्ट करा देता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस है बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमें जो मेजर प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे देखो एक स्टेट मैंने जैसे बोला था P1 से ये दूसरा स्टेट P2 पे ये ट्रांसफर हुआ, एंड दैट ट्रांसफर जो करा था, उस ट्रांसफर जो प्रोसेस ने करा था, उस प्रोसेस को हम लोग थर्मल प्रोसेस बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटीज है जो मेजरली हमें पढ़ना पड़ता है एक्चुअल में। जो हीट सप्लाई होता है, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं बच्चों, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा हो रहा है हमारा वर्क बाय गैस, यहाँ पे वर्क बाय गैस है, नॉट ऑन गैस है। तो बच्चे कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक है एंड फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक में, तो यहाँ पे वर्क बाय गैस एंड वर्क ऑन गैस लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको यहाँ पे एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ऐसा साइन कन्वेंशन आप कुछ भी ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा वर्क लेते हैं तो वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो अंतर है, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, है ना। तो दोस्त तीसरा जो हमारा होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल यू बोलते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक लॉ है ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पे बेस्ड है, तो आपको बोलना है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। जो हमने एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन हम कहाँ पढ़े थे, वर्क एनर्जी एंड पावर पे बच्चों। अच्छा, बहुत मजा आया। अब यहाँ पे जो हमारा वर्क है, यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी इन एवरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमारा थर्मोडायनेमिक, जो हमारा टोटल एनर्जी है इन एवरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस ऐसा आप ले लो, उसमें क्या होता है, टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत ये बॉडी हॉट हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बॉडी हॉट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ जो हीट यहाँ पे बचा हुआ है, उस हीट के कारण यहाँ पे वर्क भी उस गैस ने, जो गैस आपने करा था, हो सकता है वो एक्सपांड कर दे। बात समझ में आ रहा है, तो हो सकता है वो हीट दिए तो ये एक्सपांड कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे आपने जो एनर्जी दिया था, दैट सप्लाई एनर्जी इज Q, दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जो इस एनर्जी से, इस हीट से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक तो बॉडी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और दूसरा आपका यहाँ पे उस सिस्टम ने क्या करा, वर्क को डाउन करा। तो ये जो फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टेट फॉर्म ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बात अच्छा समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब इसी को हम लोग दूसरा फॉर्म से भी जानते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जैसे हम लोग बोलते हैं इसको डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, वही सेम है। और यहाँ पे आपको स्मॉल चेंज क्वासिस्टेटिक प्रोसेस को देखा जाता है। बाकी बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वासिस्टेटिक, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत ही, इसका जो छोटा सा चेंज है हमारा, छोटा सा हीट सप्लाई, छोटा सा वर्क, छोटा सा इंटरनल एनर्जी, एवरीथिंग इज छोटा छोटा। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको देखना है। और ये आपका वैलिड है, स्टेट फॉर्म है, और यहाँ आपका एलिमेंटल फॉर्म में ये वैलिड है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको यही चीज मिलने वाला है। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे चीजें हमें पढ़ना है। जैसे हमारा आ गया फैक्टर्स इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होता है, बहुत सारे कांस्टेंट है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो वो फैक्टर्स क्या क्या है वो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो बच्चों मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे हमारा ऐसा एक कंटेनर है ना बच्चों। अब यहाँ पे मैंने एक जो फ्रिक्शन है, जो
पिस्टन मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, एक पिस्टन लगा दिया, ओके। और यहाँ पे एयर गैसेस है, कोई भी है गैसेस है ना बच्चों। अब यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें हीट सप्लाई करा, इसमें क्या करा, हीट, इसमें नीचे से मैंने फर्नेस लगा दिया। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या कर दिया, एक्चुअल में इनडायरेक्टली मैंने हीट को सप्लाई करा। तो अब हीट को सप्लाई करते ये क्या होगा, धीमी धीमी ये ऊपर चलना शुरू कर देगा, मतलब ये गैस जो है ना वो एक्सपांड होगा, क्या होगा, वो गैस एक्सपांड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है एक्चुअल में ये जो गैस है, यहाँ पे एक ऑब्वियस बात है, जो इनिशियल प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पे लगेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड पी, हम मान रहे हैं यहाँ पे प्रेशर पी है। अब यहाँ पे हीट सप्लाई करा तो उस सिचुएशन में ये तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ, हीट सप्लाई करते क्या हो जाएगा, बॉडी हॉट हो जाता है, जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जैसे T1 थे T2 में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से ये बात हुआ। दूसरा यहाँ पे ये क्या हो गया, गैस एक्सपांड हो गया, गैस एक्सपांड होके मान लो यहाँ तक पहुंच गया, गैस एक्सपांड होके मान लो यहाँ तक पहुंच गया। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल वी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है। अगर ये प्रोसेस को हम बहुत ही धीमी धीमी पकड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस पकड़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ से आपने हीट सप्लाई करा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये आपका डेल्टी हुआ और ये आपका डीवी हुआ, वो गैस हुआ। तो अब अगर आप ये जो आप एलिमेंटल चेंज इन टेम्परेचर को देख रहे हो, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो T2 माइनस T1 मिलेगा, इसको डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये V डैश मिलेगा। तो यही चीज होता है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे आपने हीट सप्लाई करा, बात बहुत ही मजादार है, यहाँ पे आपने हीट सप्लाई करा। अब इसने आपने हीट क्या सप्लाई करा था, कितना सप्लाई करा था, तो वो हीट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हीट सप्लाई, दैट इज हीट सप्लाई इक्वल्स टू NCDT। N इज द नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मोल है वो उसमें डिपेंड कर रहा है, और C जो है ना वो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है। ये क्या है एक्चुअल में, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन रेजिंग अ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन 1 डिग्री सेल्सियस। आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का अगर हम इसका जो टेम्परेचर है, हम उसको टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपको हीट आप सप्लाई करते हो, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब ये आपका हीट सप्लाई हुआ C इंटू डी टी, हमें हीट सप्लाई हुआ। अब यहाँ पे जो C है एक्चुअल में, जो यहाँ पे जो पैरामीटर आपको C मिला है बच्चों, होता है CV और दूसरा होता है हमारा CP। तो CV मतलब जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में आप जब C को अप्लाई करते हो तो वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका वैल्यू होता है जो हम लोग KTG में पढ़ा है, जो F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। क्या पढ़ा है हम लोग, F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लो इसको, है ना। दूसरा यहाँ पे आ रहा है जो CP है, CP का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जो ये भी आपका मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर में है ये बच्चों। अब इसका वैल्यू क्या होता है, F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। या आप तो R जानते हो क्या है, गैस कांस्टेंट होता है बच्चों। यहाँ पे और एक पैरामीटर आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। ये रेशियो ऑफ CP अपन CV होता है। क्या होता है, CP अपन CV होता है। अब अगर इसको आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F, F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। ये रेशियो आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ, ये व्हाट इज F, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है ये एक्चुअल में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखा जाए तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, मोनोएटॉमिक गैस का बात कर रहे हैं। अब रोटेशनल देखा जाए तो उस सिचुएशन में यहाँ पे 2 होता है, अगर लिनियर है तो 2 होगा, अगर नॉन लिनियर हो रहा है तो 3 होगा। तो ये चीज आपको देखना है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। डायटोमिक में अगर देखेंगे तो 5 होगा या 6 होगा, है ना बच्चों। अब एक रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको कभी कभी पूछ लेता है मेयर्स रिलेशन क्या है। मेयर्स रिलेशन इज इक्वल्स टू CP माइनस CV इक्वल्स टू R, इसी को मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। अभी हम इलस्ट्रेशन में नहीं जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट पढ़ने वाले हैं, ये इसीलिए बहुत ही जल्दी इसको खत्म करना है। और जो भी आपको पढ़ने लायक है, जो भी आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअल में नीट एंड JEE के लिए, वो सारे चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप एक एक करके इसको आराम से देख
सकते हो बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमें जो चीज है CV इक्वल्स टू हमको याद रखना है F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, CP इक्वल्स टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, और आपका जो गामा है CP अपन CV इक्वल्स टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F, CP इक्वल्स टू CV प्लस आर। ये रिलेशन हमें बहुत जरूरत पड़ने वाला है आगे जाके, ये सारे रिलेशन आपको जरूरत पड़ेगा आगे जाके, एक एक करके हम इसको देखेंगे, अच्छे से निपटाएंगे। तो बेसिक चीजें आपको सबसे पहले आना चाहिए बच्चों, नहीं तो आप अच्छा क्वेश्चन को मैनिपुलेट सही से नहीं कर पाते हो। एंड नीट में एंड जेई पे क्वेश्चन मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, मतलब आपको इनोवेटिव जो MCQs है वो नहीं पूछता है, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ लेता है, आपको जो आपका क्या बोलते हैं फॉर्मूला के ऊपर पूछ लेता है। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जो आपको मैनिपुलेट करना है किसी भी क्वेश्चन को, है ना बच्चों। तो आगे देखते हैं, है ना। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें हीट सप्लाई भी निकालना है, वर्क वगैरह वगैरह निकालना है। चलो देखो यहाँ पे हीट इक्वल्स टू क्या है, मैंने ऐसा बोला था ना NC इंटू dt, अगर इसको इंटीग्रेट करा जाए डेल्टा T, मतलब ये मैंने बोला था इसको इंटीग्रेट करा जाए तो T2 माइनस T1 हो जा रहा है, एज बिकॉज हम जानते हैं T2 इज ग्रेटर देन, बिकॉज यू आर सप्लाइंग हीट। ओके ओके, नेक्स्ट आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन KTG चैप्टर वी स्टडीड, राइट। ये चीज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F डिवाइडेड बाई 2nRT। F क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, R जो गैस कांस्टेंट होता है, T इज द टेम्परेचर। तो ये आप देख सकते हो F बाई 2 इंटू आर को हम CV लिख सकते हैं, F बाई 2 इंटू आर को, सॉरी, F बाई 2 इंटू आर को हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। बच्चों में एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या आया, U इक्वल्स टू NCV इंटू DT। अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, यहाँ पे आपको कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, सर यहाँ पे आपने CV क्यों लिखा है, यहाँ पे आपने CV क्यों लिखा। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा CV भी कुछ इंटरनल एनर्जी है, और ये CV के साथ कोई एक्चुअल में संबंध नहीं है। एक्चुअल में F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर को हम CV बोलते हैं, ये कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, बात समझ में आ रहा है। तो ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी एक गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पे, और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी के साथ जो रिलेशन है, आप यहाँ से इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो NCV इंटू डेल्टा T आप बोल सकते हो बच्चों। याद आ रहा है, अच्छा मजा आ गया। अब यहाँ पे देखो जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चों, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ये CV के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो नंबर ऑफ मोल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। तो ये चीज ध्यान में रखना, कीप इट इन योर माइंड, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी अगर इसको इंक्रीज होना है तो बॉडी का जो बॉडी में वार्म होना चाहिए, बॉडी हॉट होना चाहिए, तब जाके ये आपको इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। या फिर बॉडी को अगर ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे, कोल्डर बॉडी बना दोगे, तो उस सिचुएशन में इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। अब यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर है, जो वर्क बाय गैस, बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे Q, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी, और यहाँ पे W, तो ये होता है हमारा सप्लाई एनर्जी। क्या हो रहा है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है, जो हीट सप्लाई है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड W इज व्हाट, W इज वर्क डन बाई गैस। बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यही बच्चे ये चीज को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। यहाँ पे केमिस्ट्री में नेगेटिव होता बच्चों बोलते हैं, ऐसा है ना। एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन बाई गैस केमिस्ट्री वाले नेगेटिव मानते हैं, बस उतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, तो वर्क को क्या लिख सकते हैं, DW इक्वल्स टू DP, P इंटू DV, क्या लिख सकते हैं, P इंटू DV लिख सकते हैं। अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे V1 टू V1, तो आपको यही वर्क डन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको देखना है, ये P जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल हो सकता है यहाँ पे जो प्रेशर है ना। तो एक्चुअल में वर्क डन, किसी भी चीज में अगर वर्क डन होना चाहिए तो आपको एक्सटर्नल एक अपोजिशन फोर्स होना चाहिए, एक कोई होना चाहिए बाहर से अपोज कर रहा है कि आपको एक वर्क करने नहीं दे रहे, तो उस सिचुएशन में वर्क डन होता है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होता। इन मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा था, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ CV एंड CP फॉर गैसियस मिक्सचर में यहाँ पे कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू हमें चाहिए होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अब देखो, ध्यान से देखो इसको, CV एंड CP जो n नंबर ऑफ गैसेस है, यहाँ पे हमने क्या करा, मिक्स करा एट टेम्परेचर T पे, N1 N2 N3 एंड एंड सो ऑन, N तक हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, CV1 CV2 CV3 एंड सो ऑन करके CVN तक है, CP1 CP2 ऐसा करते CPN तक है। बच्चों समझ में आया, ओके।
अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे CV इक्विवेलेंट हमें निकालना है, क्या निकालना है? CV इक्विवेलेंट। तो यही सेम रिलेशन अब यहाँ से देख सकते हो, CV इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, हमने यहाँ पे लिखा था, याद आ रहा है कुछ? ओके हमने केटीजी में भी ऐसा टाइप का कुछ पढ़ा था, जो इक्विवेलेंट जो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाले थे, F1 N1 प्लस F2 N2 प्लस F3 N3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसा पढ़े थे ना? तो वही सेम रिलेशन यहाँ पे आप लिख रहे हो। बात समझ में आ रहा है? ओके जो CPQ है, यही पे क्या है, जो इक्विवेलेंट है यहाँ पे N1 CP1 प्लस N2 CP2, अगेन वही सेम चीज यहाँ पे लिखने वाला है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें गामा इक्विवेलेंट अगर निकालना होता है, तो गामा इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ऐसा निकालना है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 and so on divided by gamma equivalent minus 1 equals to N1 divided by gamma 1 minus 1, N2 divided by gamma 2 minus 1 and so on। ऐसा करते करते यहाँ से आप गामा इक्विवेलेंट को आप यहाँ से निकाल सकते हो बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये चीज़ आपको याद आ गया, समझ में आ गया? लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपको याद होना मांगता है। क्या होना मांगता है बच्चों? यहाँ पे याद होना मांगता है, इसको मेमोराइज कर लेना है ना। अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, CV इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर एंड CP इक्वल्स टू एफ प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो क्या है ना बच्चों, यहाँ पे आप इसमें जो रिप्लेस करके हम CV को ऐसा लिख सकते हैं, ये R डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, CP को हम लोग लिख सकते हैं गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 एंड CP को हम क्या लिख सकते हैं? गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ को याद रखना जरूरी है। ये स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा यहाँ पे मेमोराइज करना है। रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, है ना बच्चों? ओके आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडिकेटर डायग्राम ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंडिकेटर डायग्राम। सपोज ये मेरा स्टेट 1 है, जहाँ पे P1 V1 T1 है, और ये स्टेट जो है हमारा S2 P2 V2 एंड T2। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, और वो चेंज किसने कराया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ने कराया। अब वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अगर हम ग्राफिकली दिखाते हैं, अगर ग्राफिकली उसको शो कराते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो, अगर वो ग्रेजुअली चेंज होते जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोला जाता है इस ग्राफ को? इंडिकेटर डायग्राम बोला जाता है बच्चों। तो ये चीज क्या है? इंडिकेटर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इस इंडिकेटर डायग्राम एक्चुअल में क्या है, जो आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में हम इसमें ट्रांसफर कराते हो, वो चेंज करा के उस स्टेट में ले जाते हो, उस चेंज में ले जाते वक्त एक प्रोसेस अप्लाई करना होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस हम मान रहे हैं चेंज, उसका प्रोसेस का जो चेंज हो रहा है, स्टेट का जो चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज ग्रेजुअल। ओके अब तो उस सिचुएशन में अगर उसका ग्राफ हम बना दे, हम इसका क्या बना दे? ग्राफ बना दे, P वर्सेस जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में, तो वो एक्चुअल में हमें क्या बताता है? इंडिकेटर डायग्राम का नाम ही इंडिकेटर डायग्राम इसीलिए आया हुआ है। तो यहां से देख सकते हो बच्चों, ये P है, ये V है, तो ये मेरा एक स्टेट 1 है और ये मेरा स्टेट S2 है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने पाथ दिखाया, जो S1 से आप S2 जाया, तो ये वाला पाथ देख सकते हो, 1 पाथ हो गया, और ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया, ये चौथा पाथ हो गया, ये आपका 5th वाला पाथ हो गया, ये आपका 6th वाला पाथ हो गया। अब इनफाइनिट नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, यहाँ पे क्या है? इनफाइनिट नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। बट इन इंडिकेटर डायग्राम हम जो भी पढ़ते हैं इन आर सिलेबस, जेईई एंड नीट के सिलेबस में हमें 4 प्रोसेस ही पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है, ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये आप ये वाला सिस्टम है ना, तो ये आप बोल सकते हो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोबारिक, जब आइसोबारिक का बात चलता है
तो उस सिचुएशन में आप P एंड V का ग्राफ जो है ना, यहाँ पे आप इसका प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। मानो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। तो इसके बाद तीसरा आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर देखा जाए तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ नहीं है, ऐसा दो प्रोसेस है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे एक प्रोसेस है। जैसे हम जानते हैं पी वी इक्वल्स टू एन इंटू आर टी, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो यहाँ पे एक ऐसा आप बोल सकते हो हाइपरबोलिक, ये क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे बन जाता है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ एक्चुअल में जो प्रोसेस शो कराता है, एंड दैट प्रोसेस इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है बच्चों। चौथा आता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। जो एडियाबेटिक प्रोसेस में ना यहाँ पे हीट इक्वल्स टू 0 होता है ना, आपने क्या करा, हीट को सप्लाई नहीं करा, ये मतलब हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, आगे भी हमें बहुत कुछ और मिलने वाला है। देखो यहाँ पे, देखो ये है हमारा एक P वर्सेस V, मतलब जो भी वॉल्यूम ग्राफ है, ये मेरा स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये PV ग्राफ है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, आप बोल सकते हो यहाँ पे जो प्रेशर है इस फंक्शन ऑफ V है। अब ये जो स्टेट आपने चेंज करा यहाँ से यहाँ तक, अब ये ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है ना बच्चों, वो एरिया आपको एक्चुअल में क्या बताता है, अगर अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये आप बोल सकते हो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक्सपांड हो रहा है। अगर यहाँ पे जो एरो है, प्रोसेस अगर ऐसे लेफ्ट टू यहाँ से राइट हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय गैस। यहाँ पे वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू एरिया अंडर दिस कर्व। तो यहाँ पे इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमारा क्या है एक्चुअल में, वर्क डन है बच्चों, वर्क बाय गैस है। अगर इसको थोड़ा चेंज करा है, कंफ्यूज कराने के लिए क्या करता है, वी इधर रख देता है, प्रेशर इधर रख देता है। तो उस सिचुएशन में ये मानो जो हमारा ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, तो उस सिचुएशन में बहुत बच्चे इधर लगा देते हैं, बट यहाँ पे ये गलत हो जाता है बच्चों, ये नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। हमेशा याद रखना, कर्व एंड जो वी है उस एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो हमें चाहिए होता है, दैट विल शो वर्क बाय गैस होता है। और थर्मोडायनेमिक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम लोग उसको क्या लगाते हैं, वर्क डन बाय गैस। और वर्क डन बाय गैस को हम लोग एक्चुअल में पॉजिटिव मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। इतना आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आप वर्क डन यहाँ से निकाल सकते हो। अगर प्रोसेस आप उल्टा कर रहे हो, मानो ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो हमारा नेगेटिव एरिया आएगा, और उस सिचुएशन में ये वर्क डन ऑन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन गैस हो जाएगा। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया ना। ओके, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कुछ इंडिकेटर डायग्राम के बारे में पढ़ा, जो भी है वर्क डन, एरिया अंडर दिस कर्व, ये सब चीजें हमने पढ़ा। अभी हम पर्टिकुलर जो भी हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े थे, 4 प्रोसेस है, वो 4 प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, ये इन्हीं चारों प्रोसेस से, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देखते हैं, चलिए क्या हो रहा है वहां पे। हाँ, स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है बच्चों। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये चीज पता चल रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं Q इक्वल्स टू W इंटू W प्लस डेल U। ये हमारा हीट सप्लाई हो रहा है और वर्क बाय द गैस हो रहा है, एंड ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मीन्स बच्चों यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट दैट मीन्स आप बोल सकते हो वर्क डन इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था ना, वर्क इक्वल्स टू व्हाट, वर्क इक्वल्स टू हमने पढ़ा था SR/dV। इसका कोई अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ से ये वर्क का वैल्यू 0 पुट कर दो, आप बोल सकते हो Q इक्वल्स टू U डेल यू, Q इक्वल्स टू डेल यू होता है। और डेल यू हम क्या जानते हैं, NCV/dt। और यू कैन से एन, हम CV को क्या लिख सकते हैं, जो आप बोल सकते हो R डिवाइडेड बाई गामा -1 T2 माइनस T1। बच्चों ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो आगे ध्यान से देखो। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसका इंडिकेटर डायग्राम देखें ना बच्चों, तो हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा P हो गया, ये हमारा V हो गया। ये अगर आइसोकोरिक है दैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। हो सकता है ये 1 है, ये 2 है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उल्टा वाला भी हो सकता है। बट ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाना है।
इतना हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे जितना हीट आप सप्लाई करते हो उतना ही हीट इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये गर्म हो जाता है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे वर्क डन बाय दैट गैस नहीं हो रहा है बच्चों। दूसरा हमारा आ रहा है आइसोबारिक। आइसोबारिक मीन्स जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं ये ऐसा dV, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो PV2 माइनस V1 वही सेम चीज आ रहा है। और ये PV2 को हम क्या लिख सकते हैं nRT2, और PV1 को हम लिख सकते हैं nRT1 अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। और आप जानते हो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग केटीजी में पढ़ा था, केटीजी में हमने क्या पढ़े थे, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। इन फिजिक्स में आपको रियल गैस का उतना एनकाउंटर नहीं करना पड़ता है, बट आपको एक चीज बता देता हूँ, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा वर्क हो जा रहा है। अब यहाँ से Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू NCP T2 माइनस T1, NCP T2 माइनस T1 हम ये लिख सकते हैं। बच्चों आप बोलो यहाँ पे कब लिख रहे हैं, हमने याद आ रहा है कुछ, मैंने पहले शुरुआती में ऐसा बोला था NCB इंटू NC इंटू डी टी, एन सी इंटू डी टी। अब यहाँ पे जो C है वो क्या है एक्चुअल में, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट मीन्स हम CP लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो DU है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमेशा ऐसा ही होता है, एन CV T2 माइनस T1, CV एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हमारा हमेशा इंटरनल एनर्जी जो हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV इंटू डेल टी होता है बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है वो कौन सा होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होगा। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर है तो उस सिचुएशन में हीट कांस्टेंट प्रेशर का होगा, बट यहाँ पे जो आपका इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कांस्टेंट प्रेशर का कभी नहीं होने वाला है। दूसरा हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है, जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया और एक एडियाबेटिक, वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू nRT से आप बोल सकते हो ये पूरा टर्म कांस्टेंट, इसका मतलब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। बच्चों ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। ओके, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, दैट मींस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। हम ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, देखो जीरो है, Q इक्वल्स टू W लिख सकते हो, और W को हम क्या लिख सकते हैं, nRT लॉन ऑफ जो नेचुरल लॉग है V2 डिवाइडेड बाई V1 होता है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन dV ऐसा V1 टू V2 कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में हम आपको यही मिलने वाला है। और यहाँ से हम थोड़ा इसको चेंज करके भी हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, जैसे आप V2 डिवाइडेड बाई V1 को आप लिख सकते हो P1 डिवाइडेड बाई P2, तो ये V2 डिवाइडेड बाई V1 की जगह हम P1 डिवाइडेड बाई P2 ही लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ जाता है। हाँ, यहाँ पे मैं और चीज आपको बता देता हूँ, इंडिकेटर डायग्राम जो है ना वो आपको ऐसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है, क्या हो रहा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो यू कैन से ऐसा एक हाइपरबोलिक होगा। और यहाँ से ऐसे है, वो ये 1 है, ये 2 है, उल्टा भी हो सकता है ना। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन होता है, और वॉल्यूम इंक्रीजिंग में हम लोग वर्क डन को पॉजिटिव मानते हैं, ऑब्वियसली गैस वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर उल्टा हो जा रहा है तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑन गैस हम इसमें वर्क लगा रहे हैं। जो चौथा है वो हमारा एडियाबेटिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम अलग तरीके से भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो Q है, दैट इज Q इक्वल्स टू जीरो, ये हम जान रहे हैं, यहाँ पे कोई सप्लाई ऑफ हीट नहीं हो रहा है, तो इसका जो इक्वेशन है PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है एडियाबेटिक एक स्पेशल इक्वेशन भी। यहाँ पे जो गामा आपको याद आ रहा है वो वाला इंडेक्स है, बात समझ में आ रहा है, ये एडियाबेटिक का इंडेक्स है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गामा, गामा इज व्हाट, P डिवाइडेड बाई CB। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको होता है यहाँ पे W इक्वल्स टू, Q का वैल्यू जीरो है, W इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स व्हाट, माइनस NCV इंटू T2 माइनस T1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NCV T1 माइनस T2, तो आपको समझ में आ जाएगा, यही चीज आपको लिखना था। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का है। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क है वो होता है हमारा नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है। बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, तो यही चीज आपको देखना भी है बच्चों। यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन थोड़ा और अच्छे से लिखूं, एन ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एन ये जो CV है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R डिवाइडेड बाई
गामा -1 T1 -T2 ऐसा भी लिख सकते हैं। यही सेम चीज़ हमें आगे भी हमने पिछले स्लाइड में भी हमने ऐसा कुछ करा था। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ हमने देखा था, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, हीट कैसे हो रहा था, वही चीज़ हमने देखा इंटरनल एनर्जी, और यहीं पे इंटरनल एनर्जी हमारा वर्क डन हो रहा है बच्चों। और देखते हैं बच्चों और क्या क्या है यहाँ पे। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल ग्राफ, यहाँ पे दोनों ही क्या है, हाइपरबोलिक टाइप का दिखता है। दोनों ही आपको क्या दिख रहा था, ऐसा टाइप का। सॉरी, इसमें हमने ग्राफ नहीं बनाया क्या? चलो सॉरी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडिकेटर डायग्राम है। इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, ये ऐसा होता है, इसका भी वैसा टाइप का होता है। ये 1 है, ये 2 है। ये ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये हम दोनों ऐसा, तो इसको हम बोल सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, उसको हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, बट दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं एक ही चीज से, स्टिफनेस ऑफ दिस ग्राफ को देख के। स्टिफनेस ऑफ दिस ग्राफ को देख के हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोथर्मल है। इसको अगर देखोगे तो एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, स्लोप का जरूरत है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ज्यादा स्टीपर है। चलो देखो यहाँ पे आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मींस पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड एडियाबेटिक मींस पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू C1, ऐसा हम लिख सकते हैं। देन यू कैन से पी इक्वल्स टू वी सी डिवाइडेड बाय वी, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू वी। क्यों? क्योंकि हमें पीवी ग्राफ का जो चाहिए स्लोप चाहिए, है कि नहीं बोलो। तो इसमें हम डिफरेंशिएट करें माइनस सी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और इसको हम यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं पी सी डिवाइडेड बाई वी। एक सी डिवाइडेड बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ से पी को लिख के हम इसमें डिफाइन कर दिए हैं। ये हमारा एक इक्वेशन आया। दूसरा यहाँ पे पी वी टू द पावर गामा ऐसा लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस गामा सी, और यहाँ पे अब वी का माइनस गामा -1, तो यही होगा। इसको हमने ऐसे लिखा, और यहाँ पे सी टू द पावर सी डिवाइडेड बाई गामा को, यहाँ पे देखो इसको अगर नीचे चला जाए, C1 डिवाइडेड बाई गामा को हम क्या लिख सकते हैं, पी डिवाइडेड बाई पी लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। यहाँ पे वही चिन्ह को लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो पी इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा, और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी टू द पावर गामा +1, मतलब वी टू द पावर गामा मल्टीप्लाइड बाई वी। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा। तो बच्चों यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, दोनों स्लोप का, एक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखा जाए, तो हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी अपॉन डीवी इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे गामा टाइम्स ऑफ डीपी अपन डीवी, जो स्लोप ऑफ डीपी अपन डीपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब हम जान रहे हैं जो गामा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब जो एरियाबेटिक कर्व है, जो एरियाबेटिक कर्व है उसका वो ज्यादा स्टीपर है। वो क्या है, उसका ज्यादा स्टीपर है। इसका मतलब आप बोल सकते हो इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है। ये एक हमारा पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये एक हो गया और दूसरा ये हो गया। तो बच्चों बोलो यहाँ पे कौन ज्यादा स्टीपर है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो किसका वर्टिकल के साथ ज्यादा एंगल बना रहा है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो देखो ये वाला जो हमारा फैला हुआ है, ये वाला फैला हुआ है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है, कम या ज्यादा है बच्चों। यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टीपर है आप देख सकते हो, ये वाला, तो इसको हम लोग एडियाबेटिक बोलेंगे, और ये इसको हम लोग आइसोथर्मल बोलेंगे। एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, जो बड़ा करके मैंने बताया। ये पहला कंडीशन है। जैसे ये पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट फाइनल F1 है, ये हमारा F2 है। अब ये दोनों पॉइंट से आप देख सकते हो कौन ज्यादा स्टीपर है बच्चों। ये बोल सकते हो ये 2 है, ये 1 है, कौन ज्यादा स्टीपर है। ऑब्वियस बात है, आप बोल सकते हो जो 1 है इसका स्लोप अब बना के देखो ना, ये है और इसका ये है। तो अब देख सकते हो कौन ज्यादा स्टीपर है, ये वाला। तो इसका मतलब 1 जो है वो हमारा एडियाबेटिक है। क्या है वो, एडियाबेटिक है बच्चों। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर हम इस ग्राफ में देखें, जो दूसरा कंडीशन है, इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे ऐसा बना। तो ये जो हमारा 1 ग्राफ है, इसका अगर हमने ऐसा एक टेंजेंट बनाया तो ये हुआ, इसमें टेंजेंट बनाया तो ये हुआ। अब बताओ कौन ज्यादा स्टीपर है, ये वाला ज्यादा स्टीपर है। ये किसका ग्राफ है, ऑब्वियस बात है 1 का है। तो इसका मतलब ये वाला आपका एडियाबेटिक है और ये आपका आइसोथर्मल है बच्चों। यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको इवन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो ध्यान से इसको देखना है। ऐसा टाइप का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, मतलब दोनों को कंबाइन करके दे दिया, मानो ऐसा है 1 है ये 2 है, आपको बोला कि कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, तो आप क्या करोगे, तो इस पॉइंट पे आप बना लो, इस पॉइंट में आप बना लो, कोई भी एक पॉइंट में बना लो। ये वाला पॉइंट में हम देख लिए, ये वाला इसका एक स्टिप जो भी हमारा स्लोप आ रहा है, ये इसका स्लोप आ रहा है। तो इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, दोनों स्लोप को देख के आपको पता चला कौन ज्यादा स्टीपर है। ऑब्वियस बात है, ये हमारा एडियाबेटिक हो गया
और ये आपका आइसोथर्मल हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल के साथ एंगल देखो, ये वर्टिकल के साथ जिसके एंगल कम है, ये वाला नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप हो रहा है, तो जिसके साथ कम है तो वही उसका जो स्लोप है वो ज्यादा है, ऑब्वियस बात है। तो यही चीज आपको देखना है ना बच्चों? ये चीज हमने देखा है, और भी हमें बहुत सारी चीज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है ना, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको जेई में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, बट नीट में नहीं पूछता है। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसको ज्यादा पढ़ के कष्ट मत कर लेना, है ना बच्चों? ये चीज देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होता, अभी तक नीट में नहीं पूछा गया, हालांकि इस पर अगर पूछ ले तो इसीलिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं उसमें। जेई में पूछता है, एक दो बार पूछ लिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, व्हेन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस द इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इक्वल्स टू p टू द p v टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये n जो है वो हमारा एक्चुअली पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट होता है बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मत समझ लेना, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये क्या नहीं है? नंबर ऑफ मोल नहीं है, काट दिया मैंने। ये साथ में आप नोट्स बनाते वक्त इसको भी साथ में लिखना। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, ये पोलिट्रोपिक कांस्टेंट हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये हम जान रहे हैं जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, ऐसा कोई भी प्रोसेस में आप ऐसा लिख सकते हैं। सी जो है दैट सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 - n, आर डिवाइडेड बाई 1 - n, ये हमारा होता है जो मोलर। इसको मैं आप यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना है ना। तो इस मोलर स्पेसिफिक हीट को आप थोड़ा ध्यान में रखना है, इसका रिजल्ट आपको ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे सी वी आर डिवाइडेड बाई 1 - n, अगर वी हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उस सिचुएशन में n का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे पुट करके देखो, n का वैल्यू इन्फिनिटी, अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो हमारा ये होता है v इज कांस्टेंट। अगर v इज ऐसा हो रहा है तो इन्फिनिटी मतलब 1 - इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, r डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0, तो c का मतलब v हो रहा है। देखो यही सेम चीज हमने पढ़ा है। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, ये इक्वेशन से आप देखो कांस्टेंट प्रेशर वाला भी वैलिड हो रहा है कि नहीं। देखो कांस्टेंट प्रेशर आपको चाहिए तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो क्या होगा? r डिवाइडेड बाई 1 - 0, दैट मीन्स cv, यहाँ पे cv प्लस r, दैट इज cp आप बोल सकते हो। इसको मैंने इलाबोरेट करके लिख दिया, cv प्लस r ऐसा लिखा है ना, तो इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन इस सिचुएशन में n का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1 होना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब पीवी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 पुट करा और यहाँ पे ये आया, इसका मतलब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा? 1 - 1 इज इन्फिनिटी, 1 - 1 इज बोल सकते हो 0 है, r डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, cv प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो टेम्परेचर को जो कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर देखा जाए सी का जो मोलर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे Q इज 0, इसका मतलब आप बोल रहे हो आइसो जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में n का वैल्यू क्या होता है? गामा होता है, एंड C इक्वल्स टू सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 - गामा, और सी वी को क्या लिख सकते हो? r डिवाइडेड बाई गामा -1, एक दूसरे ने कैंसिल कर लिया और उसका वैल्यू 0 आया बच्चों। यहाँ पे क्या आया? 0 आया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूँ, देखो ये हमने क्या बोला? P और ये V, ये एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एक ग्राफ हो गया, ये मतलब क्या हो गया बच्चों? ये V इज कांस्टेंट, ये क्या हो गया? P इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया हमारा? ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा क्या था? P इज कांस्टेंट है कि नहीं? ये V इज कांस्टेंट। ओके, अब P इज कांस्टेंट में n का वैल्यू क्या था बच्चों? P इज कांस्टेंट में n का वैल्यू ये देखो 0, n का वैल्यू 0। उसके बाद ये वाला यहाँ पे v इज कांस्टेंट में n का वैल्यू इन्फिनिटी, क्या हो रहा था? इन्फिनिटी हो रहा था। ये अगर आपको पता चल जाए ना बच्चों, ये आपको अगर पता चल जाए तो आप किसी भी तरह का आप जो ग्राफ ये वाला ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है ना, मैंने जैसे आपको बताया था, ऐसा आप बहुत चुटकी में कर लोगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, अब देखो ये वाला इन्फिनिटी है, ये 1 है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? ये क्या, सॉरी यहाँ पे तो हमारा 0 है, ये 0 है और ये हमारा इन्फिनिटी। ओके, अब देखो ये 0 से अब इधर आते 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 एक टाइम में आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ से जितना नीचे आओगे उतना क्या होते रहेगा? इंक्रीज होते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग n = 1 बोल सकते हैं, ये n = गामा बोल सकते हैं, क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1।
बात समझ आया कि नहीं? तो ये ग्राफ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, व्हेन p n = 0 और ये n = इन्फिनिटी। ये तो आप जानते हो, अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप ये ऐसा डायग्राम बना लोगे तो ये आराम से आप बोल सकते हो, बहुत ही आराम से बोल सकते हो कि सर ये वाला आइसोथर्मल है, ये वाला एडियाबैटिक है। अगर आप n का वैल्यू आपको पता चल जाता है तो सब कुछ पता चल जाता है। n का वैल्यू यही, p इज कांस्टेंट, इसका मतलब n = 0, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या बनना पड़ेगा, इसको 1 बनना पड़ेगा। बस खत्म। आया? ओके, आगे देखते हैं, और भी मजेदार चीजें आपको मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ ना। दूसरा हमारा जो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस आपको बताया था, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये जो एक्चुअल में ना, ये जो प्रोसेस है ये वेरी स्मॉल, वेरी स्लो है। ये क्या है? वेरी स्लो। दिस इज कॉल्ड क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। और उस सिचुएशन में ईच एंड एवरी प्रोसेस में अब जितना इसमें गैस को एक्सपांड कराते रहते हो, गैस को कंप्रेस कराते रहते हो, ईच एंड एवरी मोमेंट में डेल्टा टी पे ये क्या है? गैस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर अगर ये प्रोसेस को सेम, जिस प्रोसेस से हम यहाँ पे मिल रहा है उस प्रोसेस से अगर बैक करते हैं तो उस सिचुएशन में उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आप एक इलास्ट्रेशन बोल लेता हूँ, ये वाला प्रीवियस जो स्लाइड है इसके ऊपर ही है, डिपेंड कर रहा है। देखते हैं, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इफ p v square equals to constant, find heat required to raise the gas temperature from 300 to 500, where n is number of mole and it's monoatomic and r equals to 5/3। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड हीट। आपको हीट निकालना है। हीट निकालना है तो आपको पहले c निकालना है। q इक्वल्स टू आप क्या जानते हो? एन सी इंटू डेल्टा टी। n तो हमें पता है 2 है, c हमें निकालना है, और d डेल्टा टी तो यहाँ पे 200 है बच्चों। पता चला कि नहीं? बोलो। पता चल रहा है। तो देखो c क्या है, यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2 है, तो cv प्लस r 1 - 2। बात समझ में आ रहा है? तो cv को आप क्या लिख सकते हो? 3/2 इंटू r, और यहाँ पे माइनस आर, दैट मीन्स r/2। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं? इस इक्वेशन में इसको पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, आपको q इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 इंटू r/2 इंटू 200। बच्चों 2 ने 2 को मारा, 200 इंटू r आया। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही हमारा एक्चुअल में क्या है? हीट है। यही हमारा हीट है। यहाँ पे आपको जो भी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर आपको पूछा है, तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये एक एक करके हम यहाँ से इसे निपटाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में आ गया हमें यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, और ये बहुत ही शॉर्ट अप्रोच है, ये भी बहुत ही स्मार्ट अप्रोच आप बोल सकते हो। इसमें इसको क्या बोल सकते हो? स्मार्ट अप्रोच है बच्चों। अगर स्मार्ट अप्रोच आपको आ जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा ये बहुत आसानी से हमने सॉल्व करा है। फ्री एक्सपेंशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। हाँ बच्चों, यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन के बारे में आ गया। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। तो मान लो, जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पे कंटेनर है जो इंसुलेटेड सिलेंडर है। जो इंसुलेटेड सिलेंडर है मतलब यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो हीट ना सराउंडिंग में आ रहा है ना सराउंडिंग से अंदर जा पा रहा है। तो आप बोल सकते हो हीट सप्लाई इज 0। यहाँ पे हीट सप्लाई इज कितना है? 0 है। तो ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या करा, दो वॉल्यूम में डिवाइड करा, एक V2 वॉल्यूम, V/2, ऐसा आप कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, बट हमने आधा आधा करा है ना। अब यहाँ पे मैंने एक क्लैंप लगा दिया, एक ऐसे पिस्टन जैसे क्लैंप लगा दिया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसे स्टॉपर भी बोल सकते हो इसको, ऐसे मैंने लगाया, और इस साइड में मैंने गैस रखा और इस साइड में वैक्यूम रखा है। क्या हो रहा है, इस क्लैंप को अगर मैं हटा देता हूँ, क्लैंप को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे गैस सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन वो फ्रीली एक्सपांड होगा। क्या होगा? फ्रीली एक्सपांड होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली उसका वॉल्यूम V2 था, बट फाइनली उसका वॉल्यूम V पे पहुंच गया, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो V/2 प्लस V/2 ये आपका हो जाएगा इतना। अब अगर इस कंडीशन में उसका प्रेशर P1 है, तो उसका फाइनल प्रेशर कितना होगा हमें नहीं पता, मान लेते हैं PF है, तो उसको हमें निकालना है। उससे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है इसमें हमने हीट सप्लाई, जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो Q इक्वल्स टू W, जो भी वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट मैंने आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो वर्क होगा बच्चों वहां पे 0 होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वर्क 0? बिकॉज यहाँ पे कोई ऑपोजिशन, इस साइड में यहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई ओपोज नहीं कर रहा है। इसमें क्लैंप करा हो, आप उस गैस को ओपोज नहीं कर रहा है। ओपोज जब नहीं करेगा तब वर्क डन बाय गैस 0 आएगा।
जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है। कभी भी आप मैकेनिक्स में भी देखे होंगे ऑपोजिशन होना चाहिए, मतलब इसको आप फोर्सफुली इसको आप ऐसे धक्का मारते हो तो किसी चीज को ओवरकम करके इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हो, डिस्प्लेस कराते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज नो ऑपोजिशन, दैट मींस यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो। आप बोल सकते हो ना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर एक्चुअली में जीरो होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो वर्क डन है वो जीरो है। आप बोल सकते हो यहाँ पे नो ऑपोजिशन, नो ऑपोजिशन आप बोल सकते हो, है ना, जो अपोज करने वाला है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्क इक्वल्स टू जीरो। तो अब अगर वर्क इक्वल्स टू जीरो, क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम बोल सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों अब यहाँ से देख लो, डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है, एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स टी इज कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपका फ्री एक्सपेंशन होता है उस सिचुएशन में इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो T1 इक्वल्स टू T2 होता है। आप ये आइसोथर्मल जैसा ट्रीट कर सकते हो, बट इट्स नॉट आइसोथर्मल। बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट्स नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस एज बिकॉज हमें सिर्फ ये इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो मिल रहा है, दैट्स व्हाई हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टेम्परेचर है दिस कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? दिस इज फ्री एक्सपेंशन। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो उस सिचुएशन में वर्क जीरो नहीं होता बच्चों, ध्यान में रखना, वर्क जीरो नहीं होता। हालांकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, वो अलग बात। टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो तो प्री फाइनल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो P मान लो, P हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर था वो P था, मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई 2, एंड PF आपको निकालना है, वॉल्यूम इज V। तो V ने V को मारा और आपको PF जो है वो कितना मिला, P डिवाइडेड बाई 2, तो आधा टेम्परेचर आप यहाँ से इसको मिल जाएगा। इतना आई होप समझ में आ गया आपको। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी बाय कमेंट कर सकते हो आप, मेरा सोशल मीडिया में जाके मेरे से जुड़ सकते हो, ऐसा कर सकते हो, है ना। तो कुछ भी पूछ लो, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, इवन एडवांस में भी आपको पूछा जाता है अच्छे से, और यहाँ से आप इसको देखना है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। देखो, एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर है, एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर है जहाँ पे यहाँ पे मैंने गैसेस रखा है, उसका स्टेट P1 V1 एंड T1 रखा हुआ है, और ये यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग से इसको जोड़ दिया और यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ इसको इसे रखा है, और ये वाला आपका क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जा रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पे इसको खुला है, इसका मतलब इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे बोलो इसमें वर्क जीरो आएगा? नहीं आएगा, यहाँ पे वर्क जीरो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑपोजिशन है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो पिस्टन है, जो पिस्टन का सरफेस है ना, ये वाला सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया हम मान लेते हैं हमारा ए है, एरिया क्या है, ए है। ओके, अब यहाँ पे गैस है और यहाँ पे मैंने एक हीटर लगा दिया, एक हीटर यहाँ पे लगाया, और ये हीटर के कारण यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट सप्लाई हो रहा है, दैट इज क्यू। बात समझ में आ रहा है? इतना हमें समझ में आता है, उसका स्टेट इतना है। अगर आप हीट सप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम जानते हैं इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, एंड एज वेल एज यहाँ पे आपका वर्क भी आएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। तो जब ये एक्सपांड हो जाएगा ना बच्चों, तो ये यहाँ तक मान लो यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ तक इसने क्या करा, डिस्प्लेस हुआ। अब यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर x माना तो यहाँ पे एक वर्क डन आया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई दिस वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब कितना, dv को आप a इंटू एक्स लिख सकते हो, इतना आप लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स ऐसा है, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन आता है बच्चों वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वर्क एनर्जी एंड पावर में आपने पढ़ा था, ये सिर्फ ये यहाँ पे काम आने वाला है। तो बच्चों देख रहे हो, जो मैकेनिक्स का भी चीज यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा ना बच्चों, ये कौन कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इसने एक्सपांड करा, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सपांड हुआ, इसका मतलब इसने गैस ने करा, तो वर्क इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
डन बाई गैस क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया, प्लस जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा, तो ये है। तो अब यहां से लिख सकते हो पी ए इंटू एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये आपका वर्क डन हो गया, ये आपका हुआ है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप यहां से लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन, आराम से इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से आपका क्यू सप्लाई दिया हुआ है तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। आपको कभी कभी एक्स का वैल्यू पूछ सकता है, कभी कभी आपको ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पूछ सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है, एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये चीज आपको देखना है। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना बच्चों, ऑपोजिशन वाला एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगने वाला है, एक्सटर्नल वर्क आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो पिस्टन स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम में हमने ये ऐसा करा, और इसमें सिर्फ ये थर्मोडायनेमिक लॉ जो है उसको इस्तेमाल करना है, और आपको ध्यान में लगाना है कि वर्क डन बाय गैस हो रहा है। ये वर्क डन बाय गैस कितना है, ये आप सीधा यहाँ पे इसमें पुट कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ने का नहीं है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो साइक्लिक प्रोसेस है। साइकिल एक्चुअल में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट आप यहाँ से शुरू करते हो, यहीं पे आके पहुंच जाते हो, यहाँ से शुरू करते हो, यहीं पे आके पहुंच जाते हो। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे दो टाइप का साइक्लिक प्रोसेस होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों अब देखो यहाँ पे पीवी जो इंडिकेटर डायग्राम मैंने बनाया है, तो ये सिचुएशन में देखो ये इनिशियल है और ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो आपने क्या करा, यहां से इधर गया, ये पाथ फॉलो करा, तो ये पाथ आपने फॉलो करा, तो इस सिचुएशन में एक चीज आया। ओके, इसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। और फिर वापस ये 2 से 1 तक आपने इधर से आया। बात समझ में आया कि नहीं। तो अगर इसका वर्क डन देखा जाए ना तो बच्चों, तो पहले इनिशियली आपने यहां से इधर शुरू किया था, तो एक वो जो वर्क आया था वो एक्सपेंशन था, वो पहले क्या था, एक्सपेंशन था। तो ये पूरा उसका नीचे का जो एरिया है वो आया है ना बच्चों। उसके बाद आप देख सकते हो ये एक्सपेंशन का वर्क है। और दूसरा यहाँ पे आया जो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये कंप्रेशन है। और कंप्रेशन वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। या फिर आप देख सकते हो इधर वाला, है ना बच्चों। अब ये वाला, दैट मीन्स आप यहां से साइकिल में जो वर्क होगा वो क्या होगा, ये एरिया, ये रीजन का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये रीजन का होगा, तो ये रीजन वाला ही हमारा क्या होगा, वर्क होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो ये कंप्रेशन वर्क। दैट मीन्स आपका इधर का जो वर्क मिल रहा था वो एरिया उस साइकिल का मिल रहा है। किसका, उस एरिया, हमारा उस साइकिल का एरिया मिल रहा है। और उस साइकिल का एरिया कितना होगा, बाउंडेड बाई दिस साइकिल, वही हो रहा है हमारा वर्क। ये क्लॉकवाइज था। और यहाँ पे क्लॉकवाइज जो वर्क है वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। बिकॉज यहाँ पे आपका जो बड़ा वाला वर्क था वो एक्सपेंशन का था। बड़ा वाला क्या वर्क था, क्या एक्सपेंशन था। और आपने छोटा वर्क जो कंप्रेशन वाला उसने माइनस करा और नेट आपको पॉजिटिव मिला। बात समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये मैं बाद में बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या बोल रहा जा रहा था। तो देखो अब यहाँ पे पीवी अगेन वही लिखा, और यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ से शुरुआत किया, इनिशियल टू फाइनल, यहाँ से गया और वापस यहाँ से इधर आया। तो अब देखो इनिशियली इसका वर्क इतना है, अब इसको वापस यहाँ पे इधर आना था, इस स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब आपको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट सप्लाई वर्क इज मोर देन दैट। आपको जो मिला था, आपको सप्लाई वर्क मिला था, है ना, जो आपने वर्क सप्लाई करा, वहां पे आपने क्या करा, वर्क को आपने खुद दिया, एक्सटर्नल वर्क आपने दिया, और वो आपका ज्यादा है इससे। तो आपको जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, कंप्रेशन माइनस एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे नेट जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन वाला वर्क मोर देन एक्सपेंशन वाला वर्क। तो इस सिलसिले से हम बोल सकते हैं कि वर्क यहाँ पे नेगेटिव है। अब बच्चों यहाँ पे देखना है, जो हमारा क्लॉकवाइज जो साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है, तो वो हमारा एक्चुअल में सप्लाई वर्क, वो हमें क्या देता है, वर्क आपको मिलता है, वो क्या करेगा, आपको वर्क देगा। लेकिन आप जो ऑपोजिट वाला देखते हो, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल तो उसमें आपको वर्क देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। एक्सटर्नली यू हैव टू अप्लाई वर्क। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों का अंतर है। और जिसमें आपको वर्क मिलता है उसको हम लोग हीट इंजन बोलते हैं, और जहां पे आपको वर्क देना पड़ता है उसको हीट पंप या फिर आप रेफ्रिजरेटर साइकिल बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग साइकिल है, उसको हम और आसानी से और अच्छे से हम डील करने वाले हैं, क्योंकि हमें हीट, जो भी हीट के बारे में हमने नहीं बोला, यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में बोला। बच्चों एक चीज आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्यों? क्योंकि शुरुआत यहां से करा था इनिशियली, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। अब यहां से जो आपने टेम्परेचर को चेंज करा, साला एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हो, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। एक ही नहीं बोलो बच्चों, तो यही हो रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू हीट। आपको इनडायरेक्टली अगर आप देख सकते हो, जो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल्स टू वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी, बट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो टोटल जो आपने हीट सप्लाई करा दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। बात समझ में? वर्क डन बाय गैस। आया समझ में? ओके, आगे देखते हैं, और भी मजेदार चीजें आपको मिलने वाला है। देखो एक इंडिकेटर डायग्राम है जहाँ पे मैंने बताया ये इनिशियल है, और ये हमारा ये यहाँ से 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4 यहाँ पे हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल जो है ना वो बहुत प्रोसेस को मिला के हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस को। यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस लिया। एक हो गया आपका ये वाला, जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आप बोल सकते हो V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आप बोल सकते हो V टू द पावर -1, मतलब V इनवर्स इज कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा 3 प्रोसेस आया बच्चों। अब यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक्सपेंशन हुआ तो इसके कारण एक वर्क आया जो एक्सपेंशन वाला है, वो बाई गैस ने करा, एक्सपेंशन वाला हुआ। दूसरा 2 टू 3 पे यहाँ पे देर इज नो वर्क, और 3 टू 1 पे अगेन आपका वर्क नेगेटिव हो रहा है। तो नेट वर्क जो मिला वो कितना है, इसका एरिया, इसका क्या मिला, एरिया। इसका मतलब जो हमें वर्क मिलता है वो क्या होता है, एरिया अंडर इंडिकेटर डायग्राम, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। जो इंडिकेटर डायग्राम मिलता है, जो कर्व का मिलता है, वही कर्व का क्या होता है, हमें एरिया ही हमें वर्क देता है। बट यहाँ पे आपको चूज करना है, आपको देखना है सही से कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो वर्क विल बी पॉजिटिव, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज है देन वर्क विल बी नेगेटिव। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों। और मैंने पहले भी बोला था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज इक्वल। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज दोनों क्या है, बराबर है बच्चों। तो टेम्परेचर क्या होगा, अलग थोड़ी हो जाएगा, बराबर होगा ना। बात समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ पे 2 और डायग्राम मैंने बताया, यहाँ पे मैं एक्चुअली में हीट बताने के लिए बताया। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक इंडिकेटर डायग्राम है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करा, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो, तो इस सिचुएशन में आपको वर्क डन बाय गैस करा, उसमें क्या करा, वर्क डन बाय गैस मिला। मैंने भी बोला था यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम जानते हैं इस सिचुएशन में आप देख सकते हो, जो साइकिल का जो हीट होता है, टोटल समेशन ऑफ हीट इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, यही होता है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें वर्क बाय गैस हो रहा है, तो यहाँ पे हीट भी क्या होगा, सप्लाई होगा, और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। तो ये रिजेक्ट वाला हीट है और ये आपका सप्लाई वाला हीट है। तो आप बोल सकते हो जो सप्लाई वाला हीट है दैट इज पॉजिटिव, एंड रिजेक्ट वाला हीट क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे, अगर आपको वर्क नहीं पता चल रहा है, वो आपको हीट सिर्फ दिया हुआ है, तो Q1 माइनस Q2 भी आप बोल सकते हो। तो इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि आपका वर्क डन इतना हो रहा है ना। आपको समझ में आता है? दूसरा हमें क्या करना है, ये वाला साइकिल, ये हमारा क्लॉकवाइज था। अगर क्लॉकवाइज है तो हीट सप्लाई, नेट जो हीट होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेट वर्क जो होगा वो अगेन पॉजिटिव होगा, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है बच्चों। ये चीज हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा था, है ना। अब दूसरा यहाँ पे P एंड V चैनल है, यहाँ से आपने हीट को सप्लाई करा, ये आपने क्या करा, हीट सप्लाई करा, और यहाँ से आपको हीट रिजेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हो हीट रिजेक्टेड जो है वो ज्यादा है हीट सप्लाई से। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से बोल सकते हो नेट जो हीट होगा वो नेगेटिव होगा। वैसे हम जानते हैं नेट वर्क इज ऑल्सो नेगेटिव इन एंटी क्लॉकवाइज जो आपका साइकिल होता है उसमें। अब यहाँ पे जो क्लॉकवाइज साइकिल है वो हम हीट इंजन बोल रहे हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं या फिर हीट पंप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे एक साइकिल भी है, कार्नोट साइकिल, उसको हम देखेंगे। वो एक्चुअली हाइपोथेटिकल साइकिल है, आप जानते हो, इसमें हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ता है, वगैरह वगैरह हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे उससे पहले हमें देखना है एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बच्चों का ये वाला जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट का थोड़ा कमी हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है थोड़ा, इनको हाँ वीक रहता है। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। उतना बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स PV इंडिकेटर डायग्राम है। यहाँ पे क्या हो, वही दोनों साइकिल के ऊपर हमारा ये सेकंड लॉ को भी बनाया गया है। तो देखो इनिशियली यहाँ से आपने करा, ये इधर गया और यहाँ से इधर आया। बात समझ में आया? इस सिचुएशन में आप PV ऐसे ही सेम कर रहे हो, यहाँ पे इनिशियल है ये और ये आपका फाइनल है, इनिशियल इधर गया फिर फाइनल ऐसा आया। बात समझ में आ रहा है?
तो इसमें देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, हीट को सप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये चीज आप देख सकते हो, ये Q1 और यहाँ पे आपको इधर Q2 लगा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जो आपका नेट वर्क होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। बात समझ में आया, उसका मैग्नीट्यूड होगा Q1 माइनस Q2। एंड इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन में बार बार बोल रहा था, हीट इंजन बोलते हैं इसको। आया समझ में? ओके इस सिचुएशन में क्या होगा, हीट सप्लाई ये वाला है और ये वाला इधर आपका होगा हीट रिजेक्ट वाला। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो जो Q2 है वो ग्रेटर है और यहाँ पे आप वर्क आपने क्या करा, सप्लाई करा। आपने क्या करा, वर्क को सप्लाई खुद दिया, इसमें एक्सटर्नली वर्क करा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे जो 100% ऑफ हीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बोलता है कि 100% ऑफ कन्वर्जन, 100% हम यहाँ से हीट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते वर्क में। 100% कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्टेड टू सराउंडिंग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, आपने सप्लाई करा, अगर ये आपका 100% हो जाता, आपको यहाँ पे क्या हो जाता, 100% हो जाता, तो जितना हीट मिला उतना ही आपको वर्क मिल जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, जो हीट है वो रिजेक्टेड टू सराउंडिंग हो रहा है। बात समझ में, डिसिपेटेड एनर्जी, जो आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़े थे, डिसिपेटेड एनर्जी बोल के मैंने एक चीज आपको बताया था। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में ये पढ़े थे आपको, कुछ एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट टू सराउंडिंग होता है और उसको आप सिस्टम में दोबारा नहीं डाल सकते हो, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट रिजेक्टेड। यहाँ पे जो आ रहा था हमारा, बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे 100% हीट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, 100% हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको यहाँ से बताया जा रहा है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये जो हम जानते हैं, हमेशा हम जानते हैं हीट फ्लो जो करता है ना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है। सिंपल, हम शुरुआत में भी वही बोला था और शुरुआत में ये भी बोला था, अगर कोल्डर टेम्परेचर से, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी पे अगर आपको इसमें हीट ट्रांसफर करना पड़ता है ना, तो उस सिचुएशन में आपको एक एक्सटर्नल वर्क का जरूरत पड़ता है, आपको एक्सटर्नल वर्क आपको देना पड़ेगा। तो इसी चीज मैंने यहाँ पे लिखा, जो हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉटर रीजन, यहाँ पे कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क अगर मैं नहीं करूंगा तो यहाँ पे ये आपका हीट जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे नहीं फ्लो करेगा। बात समझ में आए? तो यही दोनों हमारा क्या है एक्चुअल में, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे बोल सकते हो, 100% हीट अब पॉसिबल नहीं है वर्क में कन्वर्ट करना, और दूसरी बात यहाँ पे है कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में आप इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, फ्लो नहीं करा सकते हो विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। अब ये जो है उसको हम लोग हीट इंजन का फेनोमेना बोलते हैं और यहाँ पे हम इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल से बात करते हैं। तो ये दोनों चीज को हम इलेबोरेटली अभी देखने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हीट इंजन मैंने बोला था, यहाँ पे एफिशिएंसी, ये चीज हीट एफिशिएंसी यहाँ पे बोल देते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और ये फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक सोर्स हो रहा है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा सिंक है। ये सिंक जो है यहाँ पे हीट रिजेक्ट होके एटमोस्फेयर में पहुंच जाता है, और सोर्स जहाँ पे फ्यूल टैंक बोल सकते हो, यहाँ पे इन जनरल आप बोल सकते हो, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल देखते हो ना, ऑटोमोबाइल, तो ये ऑटोमोबाइल वगैरह जो होता है ये सारे हीट इंजन जैसा होता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, उसमें एनर्जी मिलता है, उसमें हीट सप्लाई करता है, एंड दैट क्या होता है, वो कुछ एनर्जी जो होता है सराउंडिंग में आपको डेसिपेट हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ एनर्जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट सप्लाई हुआ और ये हमारा साइकिल है ना कि नहीं, इसको ब्लॉक डायग्राम भी बोला जाता है। तो ये इंजन मैंने यहाँ पे बनाया, हीट को सप्लाई करा और कुछ एनर्जी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, जो हीट रिजेक्ट हुआ, कुछ बचा हुआ, एंड कुछ बचा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। दैट Q1 इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। यहाँ पे बच्चों हम मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, Q1 माइनस Q2 बच्चों। अब अगर इसका एफिशिएंसी देखा जाए, एफिशिएंसी मींस व्हाट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हम जानते हैं पहले से, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यूज्डफुल वर्क, यहाँ पे यूजफुल वर्क कितना है, यही हो रहा है, W डिवाइडेड बाय सप्लाई आपने क्या करा था, Q1 करा था, जो भी आपने सप्लाई करा था, एनर्जी सप्लाई है कि नहीं। तो अब ये वर्क को आप क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, एंड यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज दिस। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, एफिशिएंसी अगर आपको कोई भी आपको हीट इंजन का पूछ रहा है तो Q2 डिवाइडेड बाई Q1 आपको पहले जरूरी है, तो आप बोल सकते हो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। बट आपको ऐसा, आपको बोल रहे हो सर आप हमें तो एक ऐसा भी मिला था, ऐसा भी मिला था। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, टेंशन मत लो, है ना बच्चों, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने क्या बोला, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। व्हाट इज Q1, एनर्जी सप्लाई, व्हाट इज Q2, हीट रिजेक्टेड। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। व्हाट इज वर्क, वर्क इज व्हाट, Q1 माइनस Q2। ये वर्क कौन सा है, यूजफुल वर्क आपको मिला है,
आपको मिला है। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक करके हम देखते हैं। दूसरा हमारा इधर कार्नोट इंजन के बारे में बात करते हैं, वही आपको हीट इंजन में यहाँ पे सब समझाता है। एक कार्नोट इंजन होता है, उसमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना पड़ता है, फिर भी हम इंडिकेटर डायग्राम में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक साइकिल है जिसमें 2 आइसोथर्म होता है एंड 2 एडियाबैटिक होता है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे 2 आइसोथर्म है, ये 1 to 2, 2 to 3 आपका एडियाबैटिक हो गया एंड 3 to 4 इधर हो रहा है, ऐसा हो रहा था। ये क्लॉकवाइज दिख रहा है बच्चों, ये क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे हीट इंजन का साइकिल है। बात समझ में आया? तो ये आइसोथर्म है, ये आपका इधर क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है और ये यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइकिल हो रहा है तो ये आइसोथर्म है, इसको हम बोल लेते हैं T1 और इसको हम बोल लेते हैं T2। तो ये आइसोथर्म का हो गया, ये आइसो ऐसा हो गया है ना, दोनों आइसोथर्म है। और ये आपका सोर्स है, ये क्या हो गया आपका सोर्स है, ये आपका सिंक हो गया। अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बना देखा जाए तो यही सेम चीज है, यही सेम बात यहाँ पे हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, इसके कारण जो हीट होगा 2 to 3 में हीट क्या होगा, ऑब्वियस बात है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एडियाबैटिक है ना, तो उसके लिए हीट सप्लाई करेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमारा हीट सप्लाई है एक्चुअल में ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो रहा है। जैसे हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, NC इंटू डेल्टा टी। DQ अगर देखा जाए तो Q इक्वल्स टू NC T बोल सकते हो। तो यहाँ पे Q1 इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन में आप बोल सकते हो, इसको कार्नोट इंजन भी बोला जाता है बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। So Q1 is directly proportional to T1 and Q2 is directly proportional to T2। अगर दोनों को हम डिवाइड करें Q2 डिवाइड बाई Q1 तो हम लिख सकते हैं T2 डिवाइड बाई T1। अगर पुराना जो एनर्जी का अगर जो एफिशिएंसी है, हीट इंजन का एफिशिएंसी देखा जाए तो उस में आपको क्या था, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 था ना बच्चों। तो अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हो T2 divided by T1, that is efficiency of Carnot engine, efficiency of Carnot engine। और Carnot engine एक हाइपोथेटिकल होता है, वो रिवर्सिबल होता है और उसका जो भी आपका 100% efficiency होता है। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत तो आपको पता है जो इसका efficiency इतना होता है, रिवर्सिबल साइकिल भी होता है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये Carnot engine एक्चुअल में हाइपोथेटिकल होता है, यहाँ पे उसका आपको 100% efficiency होता है। किसी भी आपका जो हीट इंजन है उसका efficiency 100% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे यहाँ पे आपको बताना था, ये पे मैंने आपको बताया था, जैसे 100% कन्वर्जन, क्योंकि अगर आपको इसमें इफिशियंसी 100% चाहिए तो W डिवाइड बाई T1 होना था, है ना बच्चों। ये वर्क इन दोनों बराबर होता तो हम 100% बोलते, बट ये 100% इफिशियंसी किसी भी साइकिल का नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपको बोल सकते हैं वर्क इज नथिंग बट Q1 माइनस Q2 होता है। बात समझ में आया? तो ये चीज मैंने आपको बताया कार्नोट इंजन। और एक छोटा सा इंजन है जो साइकिल है, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर साइकिल बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जिसमें रेफ्रिजरेटर साइकिल में आपको ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल करना है बच्चों। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चों, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल दोनों ऑपोजिट है। हीट इंजन में क्या था, सोर्स जो हायर टेम्परेचर था, कोल्डर टेम्परेचर में हीट सप्लाई हो रहा था, उसमें वर्क डन आपको मिल रहा था। बात समझ में आ रहा है? एक्सपेंशन वर्क हो रहा था, आपको मिल रहा था। बट रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या हो रहा था, ये उल्टा होता है। सिंक जो आपका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, उससे आप क्या कर लेते हो, हायर टेम्परेचर में हीट को सप्लाई करते हो। बात समझ में आ रहा है? वहां से हीट रिजेक्ट होता है। तो उस सिचुएशन में कोल्डर से हॉटर बॉडी में अगर हीट फ्लो कराना है तो उस सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है बच्चों। ये इनिशियल सिचुएशन में मैंने आपको बताया था। तो ये चीज देखो, ये वाला हमारा क्या होता है, सोर्स हो जा रहा है, इसमें T1 है, इसमें T2 है, बट यहाँ पे मैंने ये लिखा T2 इज ग्रेटर देन T1। सो अगर आपको T1 से T2 में हीट ट्रांसफर कराना है, फ्लो कराना है, तो उस सिचुएशन में आपको वर्क देना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल वर्क एंड दिस वर्क इज नेगेटिव वर्क। बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव वर्क मींस व्हाट, एक्सटर्नल वर्क। ओके, आगे देखते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो रहा है, TQ1 टेम्पर, यहां से इस टेम्परेचर से आपने क्या करा, यहां से जैसे रेफ्रिजरेशन आप बोल सकते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो बॉडी है, किसी बॉडी है, उसमें आप इसमें हीट निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां से आपने हीट को एक्सट्रैक्ट करा जो Q1 है, और यहां से इसमें एनर्जी इसमें उल्टा है, इसीलिए मैंने E को भी उल्टा लिख दिया, देख रहे हो, ए को भी मैंने उल्टा लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q2 हो रहा है, ये हीट उसमें सब सराउंडिंग में, ऐसे आप बोल सकते हो, और ये T2 हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप देखो, ध्यान से देखो, जो COP होता है ना बच्चों, तो COP एक्चुअल में होता है जो आपने एक्चुअल में आपको जो डिजायर इफेक्ट है, डिजायर इफेक्ट एक्चुअल में क्या है हमारा, जो Q1 है। आप क्या कर रहे हो, किसी भी बॉडी से उतना हीट आप निकालना चाह रहे हो, उतना हीट आप क्या करना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो, तो हमने उतना हीट को निकाला।
बात समझ में आ रहा है? आपका सप्लाई अभी क्या हो गया, आपका सप्लाई अभी बोल सकते हो जो आपका वर्क, एक्सटर्नल वर्क है वो, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो भी वैसा ही है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो हीट है वो आपका इधर Q1 हो रहा है, मतलब आप इस बॉडी से कितना हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस बॉडी से कितना हीट को आप रिजेक्ट कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, तो Q1 डिवाइडेड बाई W, Q1 डिवाइडेड बाई W इतना समझ में आ गया, W इज द एक्सटर्नल वर्क, ओके। एंड Q1 तो आप इसे लिख सकते हो, एंड W का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, Q2 इज इक्वल्स टू W प्लस Q1, ये लिख सकते हो कि नहीं, Q2 जो आपका सप्लाई है, यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ से आप इसको निकाल रहे हो, हायर टेम्परेचर में इसको फ्लो करा रहे हो, तो इस सिचुएशन में तो वैसा ही होगा, वर्क कर रहे हो, तो Q1 प्लस एक्सटर्नल वर्क इक्वल्स टू Q2, तो आप एक्सटर्नल वर्क को आप क्या लिख सकते हो, Q2 माइनस Q1, तो अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हो Q2 माइनस Q1। यहाँ पे अगर इसको कार्नोट साइकिल देखा जाए, इसको अगर कार्नोट साइकिल के साथ हमने कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल में करेंगे तो वही सेम उल्टा हो जाएगा, उधर क्लॉकवाइज था, अभी इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें टेम्परेचर के साथ भी उसका जो भी प्रोपोर्शनल है, तो इसमें मैंने प्रोपोर्शनलिटी पुट करके इसमें COP का वैल्यू जो आया T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 आया। बच्चों ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यही था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पे आपका ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर ना खत्म हो जाता है ना। तो अभी कैलोरीमेट्री भी पढ़ेंगे हम लोग, आज नहीं, मतलब नेक्स्ट जो उस क्लास रहेगा उसमें हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, आपको जो थर्मोडायनेमिक है, और आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक में मैंने जो जो टॉपिक आपको बताया, जो जो चीजें आपको बताया, वो आने वाले सालों में आ सकता है, आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और इवन आप प्रीवियस ईयर का अगर देखोगे, पेपर उठा के देखोगे, आप अगर उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में सर ने सही बोला कि नहीं। बात समझ में आया? तो ये चीज आपको देखना है। वीडियो तो अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया उसके लिए आपको शुक्रिया है, आपका ही भला होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, बात समझ में आ रहा है, उसके साथ भी शेयर करो, उसको भी थोड़ा हेल्प कर लो, है ना। आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, दोनों सबका भला एक साथ। बात समझ में आ रहा है? मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिए और जम के पढ़ाई करिए। बात समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच।